हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये एक प्रोग्राम है जहां पर हम आपके लिए आईबीपीएस ऑनलाइन ट्रेनिंग 2020 के एक बहुत ही अच्छे मॉड्यूल को लेकर के आए हैं, जिस मॉड्यूल में हम डिस्कस करते हैं आपसे बैंकिंग अवेयरनेस के डिटेल टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपको एक समझ विकसित हो सके, जिसके माध्यम से आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो वो आपसे मिस ना हो। इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर चीज़ें बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक ही फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर है। फाइनेंशियल कहिए या फिनेंशियल कहिए, दोनों ही शब्द इसके लिए बराबर हैं। फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है, ये एक तरह से किसी भी सरप्लस वाले एरिया से किसी डेफिसिट वाले एरिया में फंड्स का फ्लो करवाता है। तो मतलब ये समझें कि एक जगह जहां पर मनी खूब ज़्यादा है और एक जगह है जहां पर मनी खूब कम है, इन दोनों के बीच में फ्लो करवाने के लिए जो एक इंटरमीडियरी होगा, यानी जो मध्यस्थता स्थापित करेगा, उसे हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल सिस्टम। और ये फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करें हम लोग, मार्केट की बात करें, रेगुलेशंस की बात करें, लॉज की बात करें, प्रैक्टिसेस की बात करें, मनी मैनेजर्स की बात करें, एनालिस्ट जो होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्लेम्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। यानी कि मनी मैनेजर, विश्लेषक, लेन देन, दावों, देनदारियों, ये पूरी की पूरी एक रचना है जिसमें विनियम और कानून के माध्यम से ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। और जब भी फिनेंशियल सिस्टम के आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं कि फिनेंशियल सिस्टम हेल्प किस काम में करता है, तो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करके एक वेल्थ क्रिएशन का काम करता है ये। यानी कि जो भी हाउस होल्ड्स हैं, जो लोग सेवर्स होते हैं ना, जो पैसे बचाते हैं, और स्पेशली बिजनेस फर्म्स जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में एक तरह का लिंक बनाने का कार्य इसका है। ये दोनों तरफ से ही डेवलपमेंट को बढ़ाता है आगे की तरफ, और इसी माध्यम से डेवलपमेंट पूरी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। फिनेंशियल सिस्टम का काम यही है कि जहां पर पैसे कम हैं वहां से पैसों को पहुंचाना जहां पैसे ज्यादा हैं वहां से उठा करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिनेंशियल सिस्टम को मोस्टली हम लोग मनी, क्रेडिट, फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन इनमें जो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम की बात जब भी होती है, जो जो इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, उसमें सबसे पहले हैं फिनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। जैसे बैंकिंग से वित्तीय सेवाएं आपको मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वित्तीय प्रपत्र। बहुत सारे ऐसे हैं डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप बैंकिंग करते हो। जैसे ट्रेजरी बिल के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि ये ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सरकार पैसे मार्केट से उठाती है बैंकों के माध्यम से, और फिर बाद में ट्रेजरी बिल को परचेज करके बैंकों को पैसे देती है। इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। वित्तीय प्रपत्र में जैसे हम लोग बॉन्ड्स की बात करें, जैसे हम लोग डिबेंचर की बात करें, ये सभी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। और अब आता है फिनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। फिनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां पर एक तरफ पैसे लेने वाला और एक तरफ पैसे देने वाला दोनों मौजूद हैं। अब देनदार जो है वो लेनदार को पैसे देता है, और लेनदार उसके बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी देनदार के पास रखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है। अब इसमें लेनदार कोई कस्टमर हो सकता है, कोई कॉरपोरेट हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। देनदार कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कोई भी एक अनऑर्गेनाइज्ड बंदा हो सकता है जो कि लोन दे सकता है। आगे बढ़ करके हम लोग समझते हैं फिनेंशियल इंटरमीडियरी, यानी वित्तीय मध्यस्थता स्थापित करने वाले लोग। जैसे आप लोग नाम सुनते हो ब्रोकर्स का। जो ब्रोकर्स लोग होते हैं वो मर्चेंट बैंकर्स लोग जो होते हैं, जो आपका डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो ये सभी वो लोग हैं जो वित्तीय मध्यस्थता स्थापित करके लोगों को बैंकिंग में और उनके इन्वेस्टमेंट में आसानी प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़ करके जब हम समझते हैं कि इनमें एक्टिविटीज, स्पेशली जो भी डिजाइन और डिलीवरी से रिलेटेड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें इंडिविजुअल्स, बिजनेस, एरिया ऑफ बैंकिंग, और जो भी इसके रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है, लीजिंग है, इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, इंश्योरेंस है, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में प्लानिंग, लीजिंग, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, इंश्योरेंस, ये सभी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए ऑपरेशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक्स,
जो भी बैंक से ऑपरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। करेंसी एक्सचेंज जो किया जाता है, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग या फिर जो वायर ट्रांसफर किया जाता है वो भी इसी का हिस्सा है। एसेट मैनेजमेंट की बात करें या फिर हेज फंड की बात करें मैनेजमेंट की, या कस्टडी सर्विसेज की बात करें, ये सब भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। और इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना, ब्रोकरेज करना, इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग करना या री इंश्योरेंस करना, ये सब कुछ भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको यही बताया था कि बैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। बैंक इंश्योरेंस भी करता है, बैंक फॉरेन एक्सचेंज भी करवाता है, बैंक आपका एसेट मैनेजमेंट भी करता है और बैंक आपका करेंसी एक्सचेंज भी करवाता है। बैंक ही आपको ऑपरेशंस और सर्विसेज की पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट जो कि दूसरा हिस्सा है, ये ऐसा मार्केट है जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट किया जाता है या इन्हें ट्रांसफर किया जाता है, यानी वित्तीय परिसंपत्तियां जितनी भी हैं वो बनाई जाती हैं या स्थानांतरित की जाती हैं। और फाइनेंशियल मार्केट के दो बड़े हिस्से हैं जिनके बारे में आप लोग यहाँ पे देखते हो। पहला हिस्सा है जिसे कहते हैं कैपिटल मार्केट और दूसरा हिस्सा है जिसे कहते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट भी स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में दो अलग अलग तरीकों से विभाजित है, परंतु मनी मार्केट की आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये मनी मार्केट में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या मनी मार्केट के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले मैं आपको चर्चा करके ये बता देना चाहता हूं कि एक एक्ट था जिस एक्ट को हम मनी मार्केट के पहले पढ़ते हैं और उस एक्ट को हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब इस एक्ट को बनाया गया था 1881 में, 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया था जिसमें 17 चैप्टर्स हैं और इन 17 चैप्टर्स में 142 सेक्शंस हैं। ये याद रखिएगा, 17 चैप्टर्स और 142 सेक्शंस में सबसे पहली बात यह है कि इसमें जितने भी चैप्टर्स जुड़े हुए हैं वो सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताते हैं। अब देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जब भी हम लोग बात करते हैं, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, जो ट्रांसफरेबल होती है उसे नेगोशिएबल बोलते हैं, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की जा सके। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा कोई प्रपत्र जो लिखा हुआ है और एक्ट मतलब कानून। अब देखिए जब भी कोई चीज एक्ट का हिस्सा होती है हमेशा याद रखिएगा वो लीगल प्रोसेस है, वो कोई भी इलीगल प्रोसेस नहीं है। उसमें कानून और कानून के साथ साथ जो सरकार और जुडिशरी है वो दोनों काम करते हैं, बिकॉज ये प्री डिफाइंड एक्ट है या प्री डिफाइंड कानून का हिस्सा है। इन 17 चैप्टर्स और 142 सेक्शंस में से यदि हम बात करें चैप्टर नंबर 13 की, तो 13th जो सेक्शन है, 13th सेक्शन डिफाइन करता है कि 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और वैसे तो नेगोशिएबल यानी कि ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, परंतु सेक्शन 13 के हिसाब से सिर्फ 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक है जिसे कहा जाता है प्रॉमिसरी नोट्स, दूसरा है जिसे कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं चेक। ठीक, अब प्रॉमिसरी नोट को हम लोग शॉर्ट में पीएन लिख सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग शॉर्ट में बीओई लिख सकते हैं और चेक को हम लोग शॉर्ट में सी लिख सकते हैं। इस तरीके से 13th जो सेक्शन है उस 13th सेक्शन में बताया गया है कि कितने तरीके के ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद दूसरी जो चर्चा है उस चर्चा को हम करें तो सेक्शन 04 जो है वो बताता है कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। सेक्शन 05 जो है वो बताता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और सेक्शन 06 जो है वो बताता है कि चेक क्या होते हैं। देखिए प्रॉमिसरी नोट एक तरह से प्रॉमिस है। यदि मान लीजिए ए व्यक्ति ने किसी बी व्यक्ति से रुपए उधार लिए तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति को एक लीगल नोट साइन करके देगा जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आएगा कि आने वाले कुछ समय में ये पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे और उसके लिए ये एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे दिया गया। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तरह का प्रॉमिसरी नोट ही होता है, जिसमें यदि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वो ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कोई भी 10 लाख रुपए का सामान बेचा, कोई भी कमोडिटी बेची या कोई भी सामान बेचा, तो 10 लाख रुपए का बिल जो है वो जनरेट होगा और 10 लाख रुपए का एक बिल पकड़ा दिया जाएगा बी को,
बी कहेगा इस बिल की सिक्योरिटी हम आपको एक बैंक के थ्रू दिलवा देते हैं और आने वाले 3 महीने बाद इस बिल का अमाउंट सेटल कर दिया जाएगा। तो यानी कि बी ने ए को कह दिया कि किसी भी बैंक के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए बी की क्रेडिबिलिटी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी है, तो आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू हुआ और वो बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया ए के नाम पर। अब यदि ए ने किसी से उधार ले रखे हैं 10 लाख रुपए, मान लीजिए वो सी व्यक्ति है, तो सी ए के पास आए और कहे कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो ए कहेगा मेरे पास कैश तो नहीं है पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो चाहो तो मैं आपके नाम पे कर सकता हूं। और जब भी कोई व्यक्ति किसी और का बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और के नाम पे करता है तो हमेशा उसे एंडोर्सिंग वर्ड कहते हैं, और यही है नेगोशिएबल होना। नेगोशिएबल का मतलब आपको समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के नाम पर कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर देना। इसी तरह से सी ने यदि डी से उधार लिए हैं तो सी डी के नाम पे एंडोर्स कर सकता है, डी ने यदि ई से उधार लिए हैं तो डी ई के नाम पे एंडोर्स कर सकता है, और ये एंडोर्सिंग चलती रहेगी। यदि डी मर जाए तो ई सी से पैसे लेगा, यदि सी मर जाए तो ई ए से पैसे लेगा, यदि ए मर जाए तो सी ई बी से पैसे लेगा, और अगर मान लीजिए बी भी मौजूद नहीं है तो ई को डायरेक्टली आईसीआईसीआई से पैसे मिलेंगे। इसीलिए क्योंकि ये एक्ट का हिस्सा है, ये एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है। अब आते हैं हम लोग अगले डिस्कशन पे, वो है चेक। ठीक, चेक का मतलब यह होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको चेक के बारे में बताऊं, चेक एक होता है बेरर चेक। बेरर चेक का मतलब ऐसा चेक जिसमें सिर्फ नाम लिख करके और किसी भी व्यक्ति को दे दिया गया, तो बेरर चेक का हिस्सा है। अब उसको जा करके इनकैश करवाया जा सकता है, किसी भी ब्रांच में आप जा करके उस पर्टिकुलर बैंक की इनकैश करवा देते हो। और जो चेक होता है उस चेक में आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा होता है आई पे दिस सम टू बेरर। बेरर का मतलब होता है धारक। जैसे आप नोट देखते हो, नोट में लिखा होता है किसी भी 500 की, 100 की, 2000 की, या किसी भी नोट में कि मैं धारक को 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए या 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। धारक का मतलब जो भी है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब यह होता है कि यदि मान लीजिए किसी ने लिखा आई पे दिस एंड दिस सम टू द बेरर, और बेरर जो शब्द लिखा है अगर वो बेरर शब्द काट दिया जाए, तो जब भी बेरर शब्द काट दिया जाता है तो ये ऑर्डर चेक हो जाता है। यानी जिसके नाम पर ये चेक है उसे ही जा करके इस चेक का अमाउंट लेना पड़ेगा। और यदि ऑर्डर चेक को आपने बेरर चेक वापस बनाना है तो जिसके नाम पर इश्यू हुआ, जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, उस ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को एक बेरर चेक दिया, उस बेरर चेक को बी व्यक्ति चाहे बी को भेजे या सी को भेजे या डी को भेजे या ई को भेजे, किसी को भी भेज करके इनकैश करवा सकता था। दूसरा, ऑर्डर चेक में क्या हुआ, ऑर्डर चेक में बेरर जो शब्द था उसे काट दिया गया, यानी बी को खुद जाना पड़ेगा बैंक से पैसे निकालने के लिए। पर यदि बी नहीं जाना चाहता तो चेक के पीछे अपने खुद के सिग्नेचर कर दे, और जैसे ही चेक के पीछे बी सिग्नेचर करेगा अपने आप ये ओपन चेक हो जाएगा, जो कि अगेन कोई भी चाहे तो इसे इनकैश करवा सकता है। ये फैसिलिटी होती है। देन इसके बाद अगला चेक होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक का मतलब ये कि ऊपर 2 लाइनें इस तरह से खींच दी गई, यानी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे ही है और इसकी पेमेंट अकाउंट में की जाएगी। इसके बाद अगला जो चेक होता है उस चेक को हम लोग कहते हैं स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब ये कि एक जो चेक होता है वो चेक हमेशा 90 डेज तक के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर वो 90 दिन बाद बैंकों के पास पहुंचे तो उस 90 दिन के बाद के चेक को हम स्टेल चेक कहते हैं। जैसे इसमें आप 2 शब्द और देख सकते हैं, एंटी डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक। एंटी डेटेड और पोस्ट डेटेड में फर्क ये है कि यदि मान लीजिए कोई बाद की तारीख का चेक इशू किया गया तो उसे पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे, और जो तारीख निकल गई उसके बाद आप 90 दिन के अंदर यदि उसे बैंक लेके पहुंचे तो वो एंटी डेटेड चेक, और यही अगर एंटी डेटेड 90 दिनों से ज्यादा का हो गया तो स्टेल चेक कहलाता है। इसके अलावा चेक में एक चीज और याद रखिएगा, चेक गिफ्ट चेक भी होता है। गिफ्ट चेक जो होगा, इस गिफ्ट चेक के दौरान आपको जैसे आईपीएल में एक ट्रॉफी दी जाती है और बड़ा सा चेक दिया जाता है, उस चेक में जो सम लिखा होता है वो एक तरीके का गिफ्ट है, जो कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द मैच और द प्लेयर ऑफ द सीरीज को मिलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, वो एक गिफ्ट चेक का फॉर्म होता है। इस तरह से ये डिफरेंट तरह के चेक होते हैं, और इन चेक का इस्तेमाल मनी को
एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर याद रखिए, यदि चेक बाउंस हो गया, बाउंस होने का मतलब ये कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उसके बावजूद आपने किसी को इशू कर दिए चेक और उसके बाद उसने आपके ऊपर कोई केस किया, तो याद रखिएगा सेक्शन एक और है 138। ये सेक्शन 138 टॉक्स अबाउट डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स। डिसऑनर का मतलब होता है कि चेक को डिसऑनर करना, यानी कि आपका चेक बाउंस हो गया, अब आपके ऊपर एक केस चलेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो 142 सेक्शन है, इसमें 138 से लेकर के 142 तक के जो सेक्शंस हैं वो 1989 में जोड़े गए थे, यानी 1881 में तो ये पूरा एक्ट बना था, पर उसके एक्ट के बनने के 108 साल बाद 1989 में ये 138वां सेक्शन जोड़ा गया था जो डिसऑनरिंग ऑफ चेक के बारे में डिस्कस करता है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मतलब पैसों के संबंध में हम बात करते हैं। प्रोमिसरी नोट भी डिमांड प्रोमिसरी नोट होते हैं कि जब भी व्यक्ति चाहे तब डिमांड करके पैसे ले ले, और टाइम प्रोमिसरी नोट भी होते हैं कि समय के साथ आप चाहें तो 2 महीने 3 महीने का वक्त ले सकते हैं। सेक्शन 05, जैसे कि मैंने बोला आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बात करता है सेक्शन 05 बेसिकली। बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिमांड होते हैं और यूजेंस होते हैं। डिमांड का मतलब होता है कि जिस समय पर वैसे मार्क दिए जाएं उस समय पर देने पड़ जाएं, और यूजेंस का मतलब होता है कि कभी भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अब इतना हमने चर्चा की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो आपको ये तो पता चल गया कि नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। लेकिन अब हम यदि फिनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करें, तो फिनेंशियल मार्केट भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं फिनेंशियल मार्केट की, तो फिनेंशियल मार्केट अपने आप में 2 बड़े पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा भाग है जिसे हम लोग मनी मार्केट कहते हैं, और एक बहुत बड़ा भाग है जिसे हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक तरफ मनी मार्केट है, एक तरफ कैपिटल मार्केट है। अब मनी मार्केट की जब भी हम लोग बात करें, तो मनी मार्केट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है इसका जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, एमएम का मतलब मनी मार्केट से बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का जब भी डिस्कशन होता है, जैसे ऐसे व्यक्ति जो उधार तो देते हैं लेकिन कानून की प्रक्रिया के तहत नहीं चलते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनी लेंडर्स की बात करें हम, मनी लेंडर्स मतलब पैसे उधार देने वाले। इंडिजिनस बैंक्स, इंडिजिनस बैंक्स का मतलब जो खुद में बैंक बन के बैठे हुए हैं वो, या हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो लोग भी चिट फंड कंपनियां ओपन कर लेते हैं, उन सभी की गिनती इसी में आती है। तो ये सभी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के हिस्से हैं। जबकि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की जब भी हम चर्चा करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता है इसे, जबकि कैपिटल मार्केट को चलाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इधर यहां पर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हिस्सा है जिसका बैंकिंग मार्केट से ताल्लुक है। बैंकिंग मार्केट का मतलब, जैसे मैंने कहा था आपको, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, जैसे मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ये सभी बैंकिंग मार्केट के हिस्से हैं। जब भी आप पैसा लेना चाहो इनसे पैसा ले सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लेनदार और देनदार ये दोनों मिलते हैं। पॉइंट याद रहेगा। दूसरा, बैंकिंग मार्केट के बाद जो हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब जो आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करते, उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। जैसे मन्नापुरम आपको लोन देते हैं, आपका एफडी करते हैं, लेकिन आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। जैसे मुथूट, ये भी आपको लोन दे सकते हैं। जैसे एलआईसी, जैसे डीएचएफएल, ये सब जो हैं ये एक तरीके के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लॉ के हिसाब से चलना होता है। और तीसरा हिस्सा जो है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का, यानी संगठित मुद्रा बाजार का, तीसरा
उसे कहते हैं हम लोग सब मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और सब मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की जब भी चर्चा होती है हमेशा याद रखिएगा इसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इनकी चर्चा होती है, ये भी सब मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दूसरा हमेशा याद रखिएगा ट्रेजरी बिल्स। तीसरा याद रखिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और चौथा हिस्सा जो है इस सब मार्केट का उसे हम लोग कहते हैं कमर्शियल पेपर्स। अब ये जो इतने सारे हिस्से हैं इनमें आप ट्रेजरी बिल्स को टी बिल कह सकते हो, ऐसा ही लिखा आपको आएगा। सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स को सीडीज कहा जाता है, कमर्शियल पेपर को सीपीज कहा जाता है, और बाकी ये कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी है ही। सब मार्केट के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो याद रखिएगा 1 से लेकर के 364 दिनों के लिए होते हैं, क्योंकि मनी मार्केट का ये हिस्सा लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, इंस्ट्रूमेंट वाला हिस्सा। वहीं कैपिटल मार्केट का जितना इंस्ट्रूमेंट होता है वो मोर देन 1 ईयर वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कैपिटल मार्केट को आप ऐसा समझ सकते हो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा एक मार्केट जहां पर 1 साल से ज्यादा के लिए सिक्योरिटीज रेज की जाती हैं। वहीं मनी मार्केट को आप समझ सकते हो कि आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा एक मार्केट जहां पर 1 साल से कम के लिए सिक्योरिटीज इश्यू किए जाते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस फिनेंशियल मार्केट के, यानी कि इस वित्तीय बाजार के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद आगे बढ़ करके अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं और किस तरह से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट का मतलब यह होता है कि शॉर्ट टर्म मनी को लेने के लिए, फिनेंशियल एसेट्स को लेने के लिए जो भी आप कर सकते हो मनी मार्केट के थ्रू कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का मतलब यह होता है कि जनरली 1 साल तक का पीरियड। ठीक है, अब देखिए जो कैश सीधे कन्वर्ट किया जा सकता हो मनी में, मतलब कोई भी एसेट अगर उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हो मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंतर्गत, तो उसके थ्रू लेंडिंग और बोरोइंग की जाती है मनी मार्केट में। और मनी मार्केट या मार्केट जब भी शब्द आएगा हमेशा याद रखिएगा एक तरफ देनदार और दूसरी तरफ लेनदार मौजूद है। अब ये देनदार मनी मार्केट में कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, आरबीआई हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट की या फिर सेंट्रल की, सारी गवर्नमेंट वगैरह देनदारों के हिस्से में आते हैं। यानी ये आते हैं क्रेडिटर और ये आते हैं डेटर। ठीक, और लेने वाला भी कोई भी हो सकता है, आरबीआई हो सकता है, सरकार हो सकती है, बैंक हो सकते हैं, या कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है। तो मनी मार्केट के हिस्से आप समझ सकते हो, क्रेडिटर और डेटर के बीच में लेन देन होगा। और यहां पर आप देखिए मनी मार्केट के डिफरेंट आपको इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बैंक का एक्सेप्टेंस होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं और म्युनिसिपल नोट्स होते हैं। हाउएवर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके सबसे पहले मैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जैसा कि आपको बता रहा था, मनी लेंडर्स यानी पैसे उधार देने वाले, साहूकार, ब्याजखोर, सूदखोर, जमाखोर, ये सब जो लोग होते हैं। इसके अलावा चिटफंड कंपनीज जो भी ऑपरेट करते हैं वो सभी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का हिस्सा होते हैं। हाउएवर ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की हम जब भी बात करेंगे उसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह प्रपत्र शामिल होते हैं। यानी कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, ये सभी इनके प्रपत्रों में शामिल हैं। संगठित मुद्रा बाजार एक पूरी तरह से संगठित क्षेत्र है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के जो रूल्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई सेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आरबीआई कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। हमेशा याद रखिएगा जितना भी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट है वो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही चलाता है। अब देखिए कैपिटल मार्केट के बारे में जब भी डिस्कशन करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं और कैपिटल मार्केट के थ्रू किए जाते हैं। कैपिटल मार्केट में देखिए गवर्नमेंट, कंपनीज, बैंक्स, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉमन शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मॉर्टगेज, एसेट बैंक सिक्योरिटीज, या इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल्स की भी फंड्स, पेंशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इसके हिस्से हैं। तो कैपिटल मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर 1 साल से ज्यादा के लिए सिक्योरिटीज इश्यू किए जाते हैं। मनी मार्केट का जब भी हम सब मार्केट हिस्सा पढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का हिस्सा है, वहां पर सिक्योरिटीज हमेशा 1 साल से नीचे के लिए इश्यू किए जाते हैं। मनी मार्केट को जैसा हम समझ रहे थे कि फाइनेंशियल एसेट्स, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
ये आपके सम ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो सम ऑफ मनी की जो भी पेमेंट होती है वो कभी कभी फ्यूचर में की जाती है, कभी कभी पीरियोडिक पेमेंट होती है किसी भी इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में। डिविडेंड का मतलब होता है फायदा। यदि आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, कल खरीदा आपने 20 का, आज वो 30 रुपए का हो गया, तो 10 रुपए आपका डिविडेंड कहलाता है। वहीं इंटरेस्ट कहने का मतलब जो आपको वार्षिक रूप से आपके दिए गए मूलधन पर ब्याज के रूप में पे किया जाता है। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट को इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, यानी कि कोई भी इस तरह की वित्तीय संपत्ति का निर्माण या हस्तांतरण होता है तो वो इसके अंदर का हिस्सा होता है, हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ साथ अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कॉल मनी के बारे में। कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक को जरूरत है ओवरनाइट लोन की, यानी एक ही दिन के लिए इसको लोन चाहिए और इसने एक कॉल मनी इशू किया। ये कॉल मनी हमेशा कुछ रुपयों का होगा। अब ये जो रुपया है इसमें मान लीजिए ये कॉल मनी है लेट से 50 करोड़ का, 50 करोड़ की जरूरत है पंजाब नेशनल बैंक को, 50 करोड़ का कॉल मनी इशू किया। अब यहां पर खरीदने वाले प्लेयर्स मनी मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। मान लीजिए यहां पर कोई एक प्राइमरी डीलर है, ये प्राइमरी डीलर कोई बैंक हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट हो सकता है। इसने जब ये 50 करोड़ रुपए का कॉल मनी परचेज किया पीएनबी से, तो पीएनबी को 50 करोड़ मिले और पीएनबी उसे जब दूसरे दिन वापस खरीदेगा तो इस पर एक कुछ फिक्स इंटरेस्ट परसेंटेज होता है, फिक्स परसेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो फिक्स परसेंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा याद रखिए उसको दिया जाएगा जो प्राइमरी डीलर है। ठीक है, प्राइमरी डीलर को 50 करोड़ में फिक्स परसेंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए कि फिक्स परसेंट ऑफ इंटरेस्ट 15 है तो 15% सालाना है, उसका एक दिन के लिए जो भी 50 करोड़ का इंटरेस्ट बनेगा वो पंजाब नेशनल बैंक इस प्राइमरी डीलर को पे करेगा। ठीक, तो देखिए बहुत ही छोटे पीरियड के लिए डिमांड पर जो भी लोन दिए या लिए जाते हैं वो सभी कॉल मनी का हिस्सा होते हैं और जनरली ये एक दिन के लिए लिया जाता है और अगले दिन इसे रीपे कर दिया जाता है। अगर ऐसा हो कि इसकी वैलिडिटी 1 डे हो, एक दिन या 24 घंटे, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉल मनी। यदि मान लीजिए एक दिन से ज्यादा के लिए पर 14 दिनों से कम के लिए अगर ये उधार दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं नोटिस मनी, यानी 2 से लेकर के 14 दिन। और यदि मान लीजिए 14 दिनों से ज्यादा परंतु 364 दिनों से कम के लिए, याद रखिए हमेशा मैंने कहा है एक ईयर से कम के इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं मनी मार्केट में। तो 15 से लेकर के 364 दिनों तक के लिए यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है तो वो टर्म मनी का हिस्सा कहलाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 364 दिनों तक के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है। अब इनके लिए कोई भी कोलैटरल रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब कि किसी भी संपार्श्विक या किसी भी सिक्योरिटी की रखने की आवश्यकता नहीं होती। हाउएवर अब बात करते हैं हम लोग ट्रेजरी बिल के बारे में। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं कि सरकार को जब भी पैसे चाहिए होते हैं तो सरकार ने ट्रेजरी बिल इशू किया। ट्रेजरी बिल जो होता है वो हमेशा एक फेस वैल्यू के साथ आता है। फेस वैल्यू है मान लीजिए ट्रेजरी बिल की 100 करोड़ रुपए, तो इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर होगा। जैसे मान लीजिए 2% का डिस्काउंट है तो इसकी 98 करोड़ रुपए हो गई डिस्काउंटेड वैल्यू। अब इस डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका ऑक्शन कराता है और बैंक्स इसे परचेज करते हैं। मान लीजिए 99 करोड़ रुपए लास्ट बोली लगी और आईसीआईसीआई बैंक ने इसे परचेज कर लिया, तो 99 करोड़ रुपए इसका इशू प्राइस कहलाएगा। और जब इसका समयकाल पूरा होगा तो इस समयकाल के पूरा होने के बाद आईसीआईसीआई इसे लेकर के वापस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे उतनी ही फेस वैल्यू देगा जितने का ये था। यानी रिडेम्पशन प्राइस जो होता है वो हमेशा फेस वैल्यू के बराबर होता है। दैट्स वाई बैंकों को कुछ फायदा मिलता है और बैंक ट्रेजरी बिल को परचेज करते हैं। जो भी एसएलआर में अमाउंट रखा होता है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, उसी अमाउंट का यूज किया जाता है इसे परचेज करने के लिए। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि फेस वैल्यू और मैच्योरिटी में फेस वैल्यू पे कर दिया जाता है होल्डर को, रेट ऑफ डिस्काउंट जो होता है वही ईच ऑक्शन में सेट किया जाता है, देन उसके बाद फायदा पहुंचाया जाता है। ट्रेजरी बिल मैं आपको बता देता हूं, ट्रेजरी बिल 3 तरीके के होते हैं, 91 डे ट्रेजरी बिल, 182 डे ट्रेजरी बिल और 364 डे ट्रेजरी बिल। याद रखिएगा इनका जो ऑक्शन होता है वो हमेशा वेडनेसडे को होता है
और इनकी जो पेमेंट होती है वो हमेशा फ्राइडे को डन होती है। याद रखिएगा, ऑक्शन होगा वेंसडे को, पेमेंट होगी फ्राइडे को। 182 डे वाले जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनका नॉन रिपोर्टिंग वीक में होता है ऑक्शन, और जो 364 डे वाले ट्रेजरी बिल होते हैं उनका रिपोर्टिंग वीक में ऑप्शन होता है। अब देखिए, ये ऑक्शन यानी कि नीलामी में नॉन रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग का फंडा क्या है, जिसमें संडे रिपोर्टिंग डे नहीं है, यानी कि संडे को छुट्टी हो, दूसरे और चौथे को छोड़ के पहला, तीसरा और पांचवा हफ्ता, उसे नॉन रिपोर्टिंग वीक कहते हैं। ठीक है, और जिसपे फ्राइडे को रिपोर्टिंग हो जाती है वो फ्राइडे को रिपोर्टिंग वाला रिपोर्टिंग वीक कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्राइडे को यदि रिपोर्टिंग हो गई तो दैट इज रिपोर्टिंग वीक, और सैटरडे को रिपोर्टिंग हुई तो वो नॉन रिपोर्टिंग वीक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके अब हम लोग समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एफडी के अगेंस्ट इशू किया जाता है। आपने कभी भी सुना हो कि जब भी कोई व्यक्ति एफडी करवाने जाता है तो उसको डिपॉजिट का सर्टिफिकेट देती है जो भी बैंक होते हैं वो, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति गया और उसने बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा। अब देखो, मान लो यहाँ पर बैंक है और बैंक को पैसे चाहिए, तो बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया। वही चीज है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मान लीजिए कि 50 करोड़ का है, तो इस 50 करोड़ पे उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट के बाद कोई भी इसे प्राइमरी डीलर खरीदेगा और फिर उसके बाद डिस्काउंट इसका फायदा होगा बैंक जब इसे परचेज कर लेगा। पर याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक ने इशू किया था। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक ने इशू किया, मतलब बैंक ने यह कह दिया कि 50 करोड़ रुपए फलां व्यक्ति के मेरे बैंक में ऑलरेडी जमा हैं। इस व्यक्ति ने खरीदा उसे 49 करोड़ में, और बाद में जब बैंक ने इसे रीपे किया तो 50 करोड़ रीपे किया। तो ये एक तरह का सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। सिक्योर्ड इसलिए क्योंकि बैंक के द्वारा इशू किया हुआ डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है। ये खुद ही बताता है कि इस व्यक्ति ने 50 करोड़ रुपए हमारे यहां डिपॉजिट कर रखे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इशू कर सकते हैं, जबकि आरआरबी जो भी रीजनल रूरल बैंक होते हैं, लोकल एरिया बैंक होते हैं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी इशू नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर किसी को आरबीआई से अनुमति मिली है तो वो कर सकते हैं ऐसा। बैंक्स को तो पूरी फ्रीडम होती है जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उठाना चाहें। हाउएवर, अब हम आते हैं कमर्शियल पेपर्स में। कमर्शियल पेपर्स एक ऐसा पेपर है जो कि अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड कहने का मतलब कि हमेशा याद रखिएगा, ये कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है किसी भी कंपनी की रेप्यूटेशन पर। रेप्यूटेशन पे इशू किया गया, अब जिसकी अच्छी होगी वही कमर्शियल पेपर इशू कर पाएगा। रेप्यूटेशन पे इशू किया गया ये पेपर 7 से 364 दिनों के लिए इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की भी यही टाइम लिमिट होती है, और ये 5 लाख रुपए या उसी के मल्टीपल में इशू किया जाता है, यानी 5, 10, 15, 20। वहीं अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो सीडी इशू किया जाता है 1 लाख और उसके मल्टीपल में। तो कमर्शियल पेपर एक तरह का नोट है। अब देखिए यहां पर अगेन, यदि मान लीजिए यहां पर मैं हूं या कोई भी ABC कंपनी और इसे अगर पैसे चाहिए तो इसने एक कमर्शियल पेपर इशू किया हुआ है। इस कमर्शियल पेपर को सामने किसी ने, प्राइमरी डीलर ने खरीदा और खरीदेगा तो इस पर एक फिक्स रेट ऑफ डिस्काउंट होगा, और ये डिस्काउंट दर के हिसाब से इसे एक पेमेंट रिसीव होगी। ठीक है, पर याद रखिए ये असुरक्षित है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है कमर्शियल पेपर। पर याद रखें, टेंजिबल वर्थ जिसकी 4 करोड़ रुपए से कम नहीं होती वही इशू कर सकता है। वर्किंग कैपिटल उनकी 4 करोड़ रुपए के ऊपर ही होनी चाहिए, और अकाउंट जो होता है कंपनी का वो एक स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए। एनपीए अकाउंट नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड एसेट का अकाउंट होगा तो ही कंपनी इसे इशू कर पाएगी। ठीक है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 7 दिनों का होता है और मैक्सिमम होता है 364 दिनों का। 5 लाख रुपए और उसी के मल्टीपल्स में ये इशू किए जाते हैं। तो ये रहा मनी मार्केट आपके लिए दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,